हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। अगर अभी तक आप कंफ्यूज हो कि आरओ की तैयारी कैसे करें, अब मात्र 40 दिन बचे हुए हैं भाई। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप हाथ मत मारिए, इसी चैनल पे आइए। आप जो जहाँ पढ़ने पढ़िए उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में आरओ की फुल पूरा कोर्स का वीडियो मिल जाएगा। बस उसको पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करिए, आप आराम से 135 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, इसमें सारे कन्वेंशन एक जगह आपको मिल जाएंगे, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारे नोट्स मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट कन्वेंशंस के लिए। इन्वायरमेंटल कन्वेंशन जितने भी पर्यावरणीय बैठकें हुई हैं अभी तक, जिन में हमारे पास जो विश्व की बैठकें हुई हैं, जहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस, कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस एक वीडियो में आपको सारे कन्वेंशन, सारे प्रोटोकॉल क्लियर करा दूंगा। मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, उसी से आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। इसी को आप 2-3 बार देख लेंगे। इन्वायरमेंट के आपके 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले होता है हमारे यहाँ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा और जूम इन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले होता है हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, 1972 में होता है। कब होता है, 1972 में। तो स्टॉकहोम हमारा पहले ही याद रखेंगे कि स्टॉकहोम कब होता है, 1972 में। स्टॉकहोम 1972 में होता है, ठीक है। स्टॉकहोम जब होता है तो उसी के साथ साथ लिमिट्स टू ग्रोथ की थ्योरी दी जाती है। कब, 1972 में। पहले क्या होता है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लोग मिलते हैं, ठीक है, 1972 में। फिर वही लोग अमीर लोग होते हैं तो लोग क्या करते हैं, क्लब ऑफ रोम एक बनाते हैं। क्लब ऑफ रोम उसी 1972 में एक बनाते हैं, क्लब ऑफ रोम। मतलब कुछ लोगों का, कुछ देशों का क्लब बनता है, उसको क्लब ऑफ रोम बोला जाता है, क्योंकि रोम में मिलते हैं वो लोग। और वो लिमिट्स टू ग्रोथ की थ्योरी देते हैं। किसकी थ्योरी देते हैं, लिमिट्स टू ग्रोथ की। किसकी, लिमिट्स टू ग्रोथ की। इस थ्योरी में कहा जाता है कि जो दुनिया है वो इतनी गर्म हो रही है पॉल्यूशन की वजह से कि 21 सेंचुरी में दुनिया खत्म हो जाएगी। 21वीं सदी में दुनिया खत्म हो जाएगी। लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी में ये कहा गया। तो जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसके बाद कुछ चेंजेस लाए दुनिया में भी और भारत में भी। क्या क्या चेंजेस लाए पहले देखेंगे। सबसे पहले तो जो पीओपी है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बोलते हैं इनको, पीओपी, जो होते हैं, जो डिग्रेड नहीं होते हैं, मतलब जो समय के साथ खत्म नहीं होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि घास में कुछ कोई ऐसा छिड़काव हम लोगों ने कोई कर दिया, कोई केमिकल का, और वो गाय ने खा लिया, ठीक है। अब गाय के अंदर वो पहुंच गया, अब वो वहाँ पे मैग्नीफाई हो गया, गाय के सेल्स में चला गया। अब गाय ने दूध दिया तो दूध में वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आ गया, ठीक है। अब दूध इंसान ने पी लिया, तो ऐसे ऐसे करते वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। परसिस्टेंट मतलब जिद्दी है, मान लो जिद्दी है, ठीक है। जिद्दी है, ठीक है, वो खत्म नहीं हो रहा है। तो उसको हमें फेज आउट करना, मतलब धीरे धीरे कम करना, उसको धीरे धीरे कम करना है, फेज आउट करना, उसको कम करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ यूएनईपी की स्थापना हुई, ठीक है। यूएनईपी की स्थापना हुई, जिसका जो हेडक्वार्टर वो केन्या में है। अब यूएनईपी जो है वो पर्यावरण के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंडर सारे देशों ने, लगभग सारे देशों ने साइन कर रखा है, ठीक है। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज़ है तो यूएनईपी इसमें इन्वॉल्व होता है, इतना आप जानिए, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है, केन्या में। अब यूएनईपी करता क्या करते हैं, साइट्स को, सीबीडी को, सीएमएस को और एमएलएम को, सबको फंड प्रोवाइड करता है। अब ये सब क्या है मैं आपको अभी आगे वीडियो में बता रहा हूँ, बट अभी आप जान लो कि इन सबको ये फंड प्रोवाइड करता है, फंडिंग देता है, ठीक है, पैसा प्रोवाइड करता है। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से इंडिया में क्या क्या चेंजेस है, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो सबसे पहले आया वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। क्या आया, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की स्थापना हुई 1975 में, मतलब पहले एक्ट आ गया, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की स्थापना 1975 में। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट आया 1986 में, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट आया 1986 में। तो 3 चीज़ें क्या क्या हो गई, डब्ल्यूपी आया हमारा, ईपी आया हमारा, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट आई थी हमें, ठीक है। 3 चीज़ हमारी किससे आई, इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नतीजों से, यहाँ पे जाके जो बैठक हुई उसी से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, लिमिट्स टू ग्रोथ के बाद हमारे पास आता है फिर दूसरी बैठक होती है हमारी, वो होती है हमारी 1985 में। 1985 में वियना कन्वेंशन होता है। तो वियना कन्वेंशन होता है, वियना एक जगह है, शहर है, वहीं पे बैठक बुलाई जाती है, उसको वियना कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। वियना कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे क्या बोलते हैं उसको, वियना कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना, किसी शहर में बैठक होती है तो शहर के नाम पे कन्वेंशन को रख दिया जाता है। तो वियना कन्वेंशन होती है 1985 में, जिसमें क्या है, ये कोई बाइंडिंग नहीं होती। देखिए कुछ ट्रीटी होती हैं, कुछ बैठकें ऐसी होती है जहाँ पे लॉ बनता है तो सबके लिए होता है, उसको बाइंडिंग करना है। तो बाइंडिंग मतलब एकदम जरूरी है कि आपके फॉलो करना है। बट ये जो वियना वाला है ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, बट आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ओजोन परत हमारी है, ओजोन लेयर जो हमारी है,
वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट मतलब क्या हो रहा है कि उसमें छेद हो रहा है, वो कमज़ोर हो रही है। ओजोन परत करती क्या है, हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, हमारी जो यूवी रेज हैं उससे हमें बचाती है, पैराबैंगनी किरणें जिनको बोलते हैं उनसे बचाती है। अब वो खराब हो जाएगी तो वो किरणें सीधा धरती पे आ जाएंगे और उससे कैंसर, टेम्परेचर राइज, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो ओजोन लेयर खराब हो रही है हमारे केमिकल यूज़ करने से। कौन से केमिकल, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो वियना में कहा गया कि हमें यही CFC बंद करनी है। तो हमें बस इतना याद रखना, वियना कन्वेंशन कब हुआ, 1985 में। क्या करने के लिए हुआ, CFC को बंद करने के लिए। CFC क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ठीक है, और बाइंडिंग नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद वियना के बाद नेक्स्ट हमारी मीटिंग होती है 1987 में। अब वियना 1985 में होता है, 2 साल बाद फिर मिलते हैं। फिर हम लोग उसका नाम रखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक शहर है, वहाँ पे मिलते हैं, उसका नाम रखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या करते हैं, देखिए पहले CFC बैन किया था किसमें, वियना में, ठीक है। तो वियना में CFC बैन किया था और मॉन्ट्रियल में क्या कर दिया, HCFC बैन कर दिया। CFC पहले ही था, उसमें H लगा दीजिए, उसको बैन करने की बात कही है। इसको धीरे धीरे हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली बैन तो नहीं कर सकते, धीरे धीरे खत्म करेंगे, ठीक। अब ये ODS, ठीक है, ODS को कम करेंगे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं ODS, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इसको कम करेंगे। और ये बाइंडिंग था, ये क्या है, बाइंडिंग। अब पहले ओजोन वाला क्या था कि आप मानो या ना मानो आपके ऊपर है, मैंडेटरी नहीं था, बट ये बाइंडिंग है, ठीक है। क्या है, बाइंडिंग है। बाइंडिंग है मतलब कि आपको करना ही करना है, HCFC को आपको फेज आउट धीरे धीरे खत्म करना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक लौती ऐसी ट्रीटी है जो यूनिवर्सली रेटिफाइड, यूनिवर्सली रेटिफाइड मतलब दुनिया के हर एक देश ने इसको माना है। दुनिया की इकलौती ट्रीटी जिसको दुनिया के हर एक देश ने माना, इस पे काम करने की शुरुआत की, ठीक है। अब इसी HFC से आगे जाके क्या होता है, हमारा किगाली एग्रीमेंट होता है। कब होता है, किगाली एग्रीमेंट इसी HCFC से होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसको हम लोग आगे भी कवर करेंगे, पहले हम लाइन वाइज पढ़ते हैं कि आपको सब चीज़ याद है। अब मॉन्ट्रियल से मिलने के बाद हम लोग आते हैं, फिर मॉन्ट्रियल के बाद 1987 में ही जस्ट फॉर हमारा ब्रेटलैंड रिपोर्ट आती है। इसी के बिहाफ पे, इसी के मीटिंग के बाद हमारा ब्रेटलैंड रिपोर्ट आती है। इसमें क्या होता है, 17 गोल्स देते हैं, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसी में होती है। तो हमारे जो सतत विकास वाले जो गोल्स हैं वो इसी से आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अब हमें प्रकृति को साथ में लेकर चलना है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 17 गोल्स इसमें दिए जाते हैं, 17 हमारे पास दिया जाता है कि 17 काम हमें करने हैं। 2015 में 17 गोल्स आते हैं, ठीक है, एजेंडा 21 में, किसमें, एजेंडा 21 में 17 गोल्स दिए जाते हैं, ठीक है, उसको याद रखेंगे। अब ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 के बाद क्या आता है, फिर हमारा आता है IPCC, ठीक है, इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल करके है इसका, ठीक है, IPCC इसका नाम है, ठीक है, IPCC। अब IPCC क्या करता है, IPCC 1988 में आता है, एक साल बाद 1988 में IPCC आता है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंट होता है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे विदेश देश के लोग, सब लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये UNEP और WMO, UNEP और WMO के साथ मिलकर एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। क्या नाम है, CC रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, ठीक है। और एक क्लाइमेट असेस्ट करके रिपोर्ट निकालता है, 2 रिपोर्ट निकालता है, कौन सा, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट असेस्ट, ठीक है। कौन, IPCC, ठीक है, किसके मदद से, UNEP और WMO की मदद से, ठीक है। WMO क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और UNEP आपको मैंने बताया था ऊपर, ठीक है, कि सबसे पहले वही बना था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे IPCC के बाद 1980 के बाद 1992 में, 1992 में हमारा रियो समिट होता है। रियो शहर है, रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर समिट होती है, उसका नाम दिया गया है रियो समिट, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि GEF की स्थापना होती है, किसकी, GEF क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड। अब ये होता क्या है, ये क्या करता है, ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, पर्यावरण के रिगार्डिंग जितने भी प्रोग्राम होते हैं सबको पैसा देता है, ठीक है। तो एक UNEP हमारा पैसा देता है और उसके साथ साथ हमारा GEF पैसा देता है, तो दोनों को हम लोग नजर याद रखेंगे, ठीक है, ठीक। क्योंकि अगर ऑप्शन में आता है कि इसको ये पैसा दे रहा तो मोस्टली GEF और UNEP पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अब GEF को फंडिंग कौन करता है, UNEP फंडिंग करता है, मीनामाटा कन्वेंशन को फंडिंग करता है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है, UNDP फंडिंग करता है, ठीक है। और ये किस को फंडिंग करता है, UNFCCC को फंडिंग करता है, UNFCCC को फंडिंग करता है, UNCBD को फंडिंग करता है, UNCCD को फंडिंग करता है। देखो अब ये सब है क्या, देखो ये फॉरेस्ट लाइफ एंड कंजर्वेशन के लिए UNFCCC, फॉरेस्ट लाइफ मतलब जंगली जानवर, जंगली जीव और कंजर्वेशन के लिए UNFCCC। UNCBD मतलब डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को बचाने के लिए है UNCBD, ठीक है। और UNCCD किसके लिए है, कि हमारा जो सॉइल डिग्रेडेशन हो उसको रोकने के लिए, सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब लोग अब क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर हमारा क्या होता है, फिर रियो समिट के बाद हमारा क्या होता है, फिर हम नीचे आते हैं, फिर हमारा क्योटो प्रोटोकॉल होता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है, 1997 में, 1992 से हम लोग आ गए 1997 तक। 1997 में हमारा होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या होता है, कार्बन ट्रेड होता है, कार्बन क्रेडिट होता है, CDM होता है, ठीक है। अब कार्बन ट्रेड और कार्बन क्रेडिट क्या होता है, मान लीजिए कि कोई देश है जो 2 टन कार्बन हर साल निकालता है, ठीक है, और कोई देश है जो 3 टन निकालता है, ठीक है। अब एक रूल बनाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ
2.5 टन कार्बन निकाल सकते हैं। कितना? 2.5 टन कार्बन, ठीक है। एग्जांपल मानते हो कि साल भर में आप सिर्फ 2.5 टन कार्बन निकाल सकते हैं, ये रूल है। तो इसने तो कम निकाला ना, मतलब कितना? आधा टन कम निकाला, आधा टन कम निकाला, और इसने आधा टन ज़्यादा निकाला। तो अब ये देश क्या करेगा, ये देश इसको पैसा दे देगा पिछले वाले को, और इससे आधा टन का क्रेडिट खरीद लेगा कि भाई 3 टन मैंने निकाला था, मैं नहीं रोक पाया, और आपने 2 टन ही निकाला, ठीक है। अब आपका जो आधा टन आपने कम निकाला है वो पैसा मैं आपको दे दे रहा हूँ उतने का, और आप मुझे आधा टन का क्रेडिट दे दो, तो मेरा 2.5 टन हो जाएगा, और आपका भी कितना हो जाएगा? 2.5 टन, क्योंकि आपने पैसा इनको लेके इनको दे दिया, ठीक है। तो दोनों का अंडर हो जाएगा, और इससे कार्बन ट्रेड और कार्बन क्रेडिट हो जाएगा। जो गरीब देश है उनको पैसा मिल जाएगा, और जो अमीर देश है वो क्या करेंगे कि जो उन्होंने कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा किया है उसके बदले वो पैसा दे देंगे, और अपना पीछा वहाँ से छुड़ा लेंगे, ठीक है, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा कार्बन ट्रेड और कार्बन क्रेडिट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हमारा होता है, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद 2002 में हम आके मिलते हैं, COP 8 होता है, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीटिंग, ठीक है। COP 8 में दिल्ली में होता है 2002 में, इसको याद रखेंगे। इकलौता COP जो दिल्ली में होता है अभी तक 2002 में हुआ, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग 2-3 चीज़ और देखते हैं। क्या चीज़ देखेंगे? इंपॉर्टेंट। अब 2002 में ही हमारा एक चीज़ और होता है, ठीक है। 2002 में हमारा एक चीज़ और होता है, वो होता है कि हम लोग Rio+10 होता है। देखिए रियो समिट हुई थी 1992 में, तो 10 साल बाद फिर मिलते हैं, 10 साल बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। 2002 में कहाँ पे? जोहानसबर्ग डेडलाइन बनाते हैं वहाँ पे, मतलब जोहानसबर्ग में मिलते हैं, जोहानसबर्ग में वहाँ पे डेडलाइन डिसाइड करते हैं कि इतने सालों तक हम ये सब काम कर लेंगे, ठीक है। तो उसको Rio+10 में 2002 में जो होता है उसमें डेडलाइन डिसाइड होती है, ठीक है। इसको आप लोग को ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। 2015-16 जो भी एक डेडलाइन डिसाइड होती है, ठीक है। फिर उसके 10 साल बाद फिर हम लोग मिलते हैं 2012 में। अब 1992 में मिले थे, 10 साल लगा दीजिए, अब 2002 में मिले, फिर अब 10 साल लगा दीजिए 2012 में। अब 2012 में मिलते हैं तो यहाँ पे पेज की स्थापना होती है, पेज, ठीक है। इसके लिए पेज क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर एक्शन इन ग्रीन इकोनॉमी। मतलब अब क्या करेंगे हम लोग? पैसा जो अमीर लोग हैं, जो अमीर कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर चुकी हैं या कर रही हैं, वो गरीब कंट्रीज़ को पैसा देंगी, पार्टनरशिप करेंगी, जिसमें ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। जैसे सोलर लाइट हो गया, हमारा सोलर पैनल हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जा सके, ठीक है। ओके, समझ गए आप लोग कितना? अब COP 8 होता है हमारा दिल्ली में 2002 में, ठीक। उसके बाद हमारा क्या होता है? नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है COP 11 में, फिर मॉन्ट्रियल में मीटिंग होती है दोबारा, ठीक है। COP 11 बोलते हैं उसको, COP 11 कब होती है? 2005 में। COP 11 कब होती है? 2005 में। अब इसमें क्या होता है? CMP को कम करेंगे, CMP1 को कम करेंगे, ठीक है। CMP1 को कम करेंगे, ठीक है, ठीक। CMP1 को कम करेंगे कहाँ पे? क्योटो में रेक्टिफाई इसको कर दिया था कि भैया जितने भी पॉल्यूशन हैं जो ग्रीन हाउस गैस को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो ओजोन को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है मॉन्ट्रियल के बाद हमारा होता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब होता है? COP 21 में। तो याद रखेंगे COP 21 में पेरिस एग्रीमेंट होता है, 2015 में होता है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। NDC को कंट्री को डिसाइड करना होता है, डेडलाइन दिया गया होता है कि भैया आप कब तक अपने यहाँ पे जो कार्बन उत्सर्जन है उसको खत्म करेंगे। तो उसको कंट्री को खुद डिसाइड होता है, खुद डिसाइड करके अपने डेडलाइन दिया होता है। बट आपने एक बार अगर डेडलाइन दे दी तो आपको फिर उसको फॉलो करना है। पहले बाइंडिंग नहीं है, बट अगर आपने एक बार डेडलाइन दे दी तो आपको फिर उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा तो धरती को खतरा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर को 2021वीं सदी में हमारा 2021 कह रहे हैं 21वीं सदी में जो हमारा टेम्परेचर है धरती को 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इसको हम लोग रोकेंगे। इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट किया गया, ठीक है। फिर पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमारा COP 26 हुआ। COP 26 कहाँ हुआ? ग्लासगो में हुआ, ठीक है। ग्लासगो में हुआ COP 26 2021 में, ठीक है। इंडिया ने NDC अपना डिक्लेयर किया 2050। देखिए हर कंट्री को अपना NDC डिक्लेयर करना होता था, इंडिया ने 2050 डिक्लेयर किया, कुछ लोगों ने 2030, कुछ ने 2040, अपने अपने हिसाब से भारत ने 2050 दिया। और पंचामृत का एक रूल दिया, पंचामृत रूल दिया। पंचामृत में उन्होंने 5 चीज़ें बताई, उसको पंचामृत बोला गया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ? COP 26 के बाद COP 27 हमारा इजिप्ट में शारम एल शेख में हुआ। इजिप्ट में COP 27 शारम एल शेख में हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद COP 28 हमारा दुबई में होगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो हमारा ये हुआ था ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहला वाला 1987 वाला, उसमें किगाली एग्रीमेंट हुआ था। किगाली एग्रीमेंट में HFC को खत्म करना था, 2016 में किगाली एग्रीमेंट हुआ था जो लीगली बाइंडिंग है, आपको बाइंडिंग है। इसको HFC को खत्म करना था जो ओनली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। HFC क्या है? सिर्फ ग्रीन हाउस गैस है। अब सबसे पहले वाले में हमें क्या खत्म करना था? CFC, ठीक है। दूसरे में क्या खत्म करना था? HCFC। अब तीसरे में क्या खत्म करना है? सी गायब का, तो HFC करना है, ठीक है। HFC, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ओके। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। जैसे हमारा जो GEF है, GEF UNEP
से पैसा लेता है, वर्ल्ड बैंक से लेता है, यूएनडीपी से, यूएनईपी से पैसा लेता है, इसको आपको पता है, ठीक है। अब पैसा देता किस किस को, ये अनक्लॉज को, मारपोल को, एलडीएफसी को, एसएफसी को, मिनामाता को, स्टॉकहोम को, यूएनसीसीडी को, यूएनवीसी को, यूएनट्रिपलएससी को, जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है, जितने भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कन्वेंशन है, रूल है, रेगुलेशन है, प्रोटोकॉल है, सबको पैसा देता है। यूएनसीबीडी होता है, ठीक है। यूएनसीबीडी क्या होता है? यूएनसीबीडी किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी किसके लिए होती है? जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए यूएनसीबीडी रखेगी, जो कि लीगली बाइंडिंग होती है, ठीक है। मतलब आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। यूएस इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया, तो अगर भारत में बायोडाइवर्सिटी को अगर संरक्षित करना तो उसके लिए एक्ट है, कानून है, 2002 में बना हुआ है। इसका अभी अमेंडमेंट 2023 में किया गया था, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब उसमें चेंजेस 2023 में किया गया था, ठीक है। इसमें क्या है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब देखिए मान लीजिए जंगल है, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, जानवर रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, तो आदिवासियों को क्योंकि वहीं रहते हैं उनको बहुत पता होता है कि इस पेड़ पौधे से कौन सी दवाइयाँ बनती हैं, इस जानवर के किस चीज़ से क्या चीज़ फ़ायदा होता है। तो अगर आप वहाँ से जाके और कोई चीज़ उनकी हेल्प से लेते हो, उनके हेल्प से कोई चीज़ आप अक्वायर करते हो, उसकी दवाई पेटेंट करा के बेचते हो, तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा। इसका रूल हमारे यहाँ बना हुआ है बायोडाइवर्सिटी में और यूएनसीबीडी में इसको बोला गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आदिवासियों के लिए भी फायदा है, ठीक है। 2000 में कार्टेगना प्रोटोकॉल होता है, 2000 में कार्टेगना प्रोटोकॉल होता है, जिसमें एलएमओ के ऊपर होता है। अब एलएमओ क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। फिर 2010 में हमारा नगोया प्रोटोकॉल होता है, जिसमें शेयरिंग की बात की गई। शेयरिंग वही मैंने आपको बताया कि आपको आदिवासियों से पैसे शेयर करना पड़ेगा, उनको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा जितना आप कमा रहे हो, क्योंकि भाई आप जाओ जंगल में उनको बेवकूफ़ बना के उनसे दवाइयाँ ले लो, फिर अपना तो आप बेचने लगे, वो बेचारे उनका दोहन हो गया उनके नॉलेज का, तो उनको कोई फायदा मिला नहीं, तो इसलिए उनकी शेयरिंग उनको प्रॉपर मिल पाए। नगोया प्रोटोकॉल में इसकी बात की गई, ठीक है। एलएमओ मतलब क्या होता है कि जो भी मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब मान लीजिए हमने कोई किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, किसी जानवर के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर, मान लीजिए हमने कोई एक गेहूँ ले लिया, उसके ऊपर कुछ चेंजेस कर दिए जीन उनमें, और उसको नया बना दिया गेहूँ, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके ऊपर जो भी रूल होगा, उसको कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, क्या उसको रखने का, क्या लगाने का तरीका होता है, कार्टेगना प्रोटोकॉल में डिस्कस हुआ, ठीक है। 2023 में क्या हुआ? कुमिंग प्रोटोकॉल हुआ, कुमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें जीबीएफ मतलब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया। क्या? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा होता है बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन होता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। अगर बॉर्न आता है तो आप समझ लीजिए बर्ड्स मतलब पक्षी, चिड़ियाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वो पक्षी जो एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर जो माइग्रेट करती हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया, किसी जैसे मतलब ठंडी में मान लीजिए रशा में है और फिर उनको ठंडी ज़्यादा लगने लगी तो इंडिया में आ गई, ऐसा करके एग्जाम्पल मान लीजिए आप, तो उनके ऊपर नया बनाया गया कानून बॉर्न कन्वेंशन, उनका कैसे संरक्षण करना है, उनको रास्ते कैसे प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि वो लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग किसी रोड से ही जाते हैं ना, तो वो लोग भी एक स्पेसिफिक जगह, एक एरिया के ऊपर से ही ट्रैवल करते हैं, उनको हाईवे बोला जाता है, बर्ड्स हाईवे बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। COP 13 यूएनईपी का जो COP 13 गांधीनगर गुजरात में होता है। देखो COP 8 हमारा कहाँ था? दिल्ली में, और COP 13 हमारा होता है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक। फिर हमारे ऊपर क्या रखा गया? हम लोगों ने एचिंग टारगेट रखा है, किसमें? एचिंग टारगेट हम लोगों ने इसी के लिए रखा है। एचिंग टारगेट में फ्रेमवर्क बनाया गया, हम लोग फ्रेमवर्क बनाए हैं, किसमें? कुमिंग प्रोटोकॉल में एचिंग टारगेट रखा गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक। फिर लोग रहेंगे, थोड़ा सा और बचा हमारा, बस ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। बीआरएस कन्वेंशन होता है। बीआरएस कन्वेंशन स्टॉकहोम में इसकी मान्यता दी गई, स्टॉकहोम में 1972 में, जिसमें हमें पीओपी को कम करना है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को कम करना है, ठीक है, खत्म करना है लगभग, ठीक है। फिर बेजल कन्वेंशन होता है। बेजल कन्वेंशन क्या होता है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जिनकी होती है, किसके? हजार्डस वेस्ट की। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई एक मान लीजिए यूरेनियम का यूज़ किया, और यूरेनियम का कोई ऐसा था जो अब यूज़ करने के बाद यूजेबल नहीं है, बट वो इन्वायरमेंट के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हजार्डस है, तो उसको यूं ही समंदर में नहीं फेंक सकते, यूं ही मतलब ऐसे आप किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे ही उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, उसके लिए एक पूरा प्रॉपर कानून नियम है, उसमें बेजल कन्वेंशन में दिया गया है, 1989 में इसका होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव इसमें कवर्ड नहीं है, इसका देखें, मैं आपको एग्जांपल यूरेनियम का दिया था, बट इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव कवर्ड नहीं है। जो भी हजार्डस वेस्ट है, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल का यूज़ किया हुआ कोई भी चीज़ से बीमारियाँ ज़्यादा फैल सके, जिससे इन्वायरमेंट खराब हो सके, उसको हजार्डस वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसका पूरा नियम कानून बेजल कन्वेंशन में 1989 में बनाया गया, ठीक है। फिर हमारा आता है रॉटरडैम कन्वेंशन, 1972 में रॉटरडैम शहर में बनता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? ट्रेड, हजार्डस केमिकल का ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है कि जो पेस्ट को मारते हैं, पेस्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हमारे जैसे चूहे हो गए, जैसे काकरोच हो गए, इनको मारता है, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड जो होता है इंसेक्ट को मारता है, जैसे कोई कीड़े मतलब कोई चींटियाँ हो गई या कोई और छोटे मोटे कीड़े हो गए जो फसलों को ख़राब करते हैं या सामान को ख़राब करते हैं, उनको मारने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनका ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री में आप कैसे भेजें, उसका पूरा सर्टिफिकेट, पूरा इसका लॉ है। इतना आप याद रखेंगे, इसमें रॉटरडैम में ट्रेड के लिए है हजार्डस केमिकल, किसको आप लोग इतना बस याद रखेंगे, ठीक है। आपको पहले इन्फॉर्मेशन है, कंसर्न सब लेना पड़ता है कंट्री से दूसरे जहाँ भेज रहे हो,
ठीक। फिर हमारा आता है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट के ऊपर है, यूएनईपी ने इसको लागू किया है, बट इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया पार्ट नहीं मतलब इंडिया को कुछ नुकसान होगा, इसलिए कोई देश का पार्ट नहीं बनता। फिर आता है टीब। टीब मतलब होता है द इकोनॉमिक इकोसिस्टम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि GS प्लस 5 कंट्रीज, ठीक है। जो हमारा पहले जो G8 कंट्रीज है ना, GS नहीं सॉरी G8 कंट्रीज जो हमारी थी, उसके साथ 5 कंट्रीज ने और ज्वाइन किया है टीम को, ठीक है। इकोसिस्टम मतलब बायोडाइवर्सिटी के आसपास उसी में इकोसिस्टम बना दो, ट्रैवलिंग टूरिज्म का, बट बायोडाइवर्सिटी का खराब ना हो, यही सब है। फिर CCAC क्या है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉल्यूशन, UNEP ने बनाया हुआ है। इसमें भैया आपको क्या करना है कि क्लाइमेट साफ रखो, हवा साफ रखो, यही सब रूल है, ठीक है। फिर क्लाइमेट न्यूट्रल, UNFCCC के अंडर में आता है क्लाइमेट न्यूट्रल, कि भैया कौन सा देश अब क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग बताएंगे, वही सब है। अब हम लोग कुछ NGOs जो वर्क करती है इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। WWF ऑलरेडी एक NGO है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। IUCN एक NGO है, ऐसे ट्रैफिक NGO है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल NGO है। इंडिया में हमारा है BNS, बॉम्बे नेशनल बर्ड लाइफ है, जो हमारा BNF है, BNHS वो भी NGO है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल NGO है। वेटलैंड इंटरनेशनल NGO है। RED प्लस NGO है। बस हमें इतना याद रखना है कि कहीं अगर इन सब का नाम, जो यहाँ पे मैंने NGO बताया, इन सब का नाम अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे दे ऑप्शन में, तो आपको उसको गलत मार्क करके आना है, ये NGOs है, इसका आपको याद रखना है, ठीक है। फिर एक होता है हमारा बॉर्न चैलेंज रखा गया। बॉर्न चैलेंज पेड़ों की सुरक्षा के लिए रखा गया, ठीक है। बॉर्न कन्वेंशन जो हमारा था वो बर्ड्स के लिए था। देखिए कन्वेंशन आया तो बर्ड्स और चैलेंज आया तो पेड़, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर मतलब रेड आया। रेड मतलब क्या होता है, RED। रेड मतलब क्या होता है कि हमको क्या करना है कि इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब आपको सारे देश इसमें साइन करते हुए लगभग मिल जाएंगे। इसमें फॉरेस्ट को बढ़ाना है और कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है। कार्बन स्टॉक मतलब क्या होता है कि जितना आप कार्बन CO2 को रिलीज करते हो, कार्बन को रिलीज करते हो एटमॉस्फेयर में, उतना आप अपने पेड़ों से निकालते हो हर साल की नहीं निकालते उसको। कार्बन अगर आप बराबर कर लेते हो तो उसको कार्बन स्टॉक न्यूट्रल बोलते हैं कंट्री। अगर आप कम रहते हो तो आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो, अगर आपको ज़्यादा है तो आप उसमें अच्छा से वर्क कर रहे हो। तो कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है हमारे, मतलब पेड़ पौधों को बढ़ाएंगे तो कार्बन स्टॉक ऑलरेडी बढ़ जाएगा, रेड में हुआ था, ठीक है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। CO2, CH4, N2O, ब्लैक कार्बन, HFC, ठीक है। ये हमारी मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या होता है, वो गैस है जो हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को गर्म कर रही है, ठीक है। गर्म कर रही है। गर्म कैसे कर रही है, सूरज की किरणें आती हैं उतना ही वापस चली आती है, बट यहाँ पे ये लोग क्या होता है, ऊपर एक ब्लैंकेट बना लेते हैं, पृथ्वी को ढक लेती हैं गैसें और इसको बाहर जाने नहीं देती है, तो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ब्लैक कार्बन और HFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इतनी सारी हमारी मेजर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये थे सारे कन्वेंशन और सारे प्रोटोकॉल की वीडियो। आई होप आप लोग को चीज़ें अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। मैंने देखा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है इसकी, कि एक वीडियो में हर जगह मिलती नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है हर जगह से पूरा नोट्स, बट आपको इस एक वीडियो में सब मिल जाएगा। एंड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।